हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें एक लेक्चर जो था वो थ्योरी से रिलेटेड था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है और उसके क्या पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, साथ के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लासेज में हम लोग डिस्कस किए थे। आज लेक्चर 3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 03, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कंडक्टर, इंसुलेटर और साथ के साथ मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें फ्रिक्शनल मेथड, इंडक्शन और कंडक्शन मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, मेरा नाम है सोहराब और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स नगरी। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स नगरी में। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं GLE। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? GLE। जिसको हम लोग बोल सकते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये हम लोग, और इसको आसान सिंपली हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। एक आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए सिंपल, और ये एक आपका हो गया बॉक्स। यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर मिला दीजिए और ये आपका तैयार हो गया एक आपका सिंपल सा इलेक्ट्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक सिंपल रॉड होता है, मेटल रॉड। ये हो गया हमारे पास मेटल रॉड। यहाँ पर रबर लगा होता है, रबर स्टॉपर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ताकि कोई जो चार्ज आए वो इस जो ये सब्सटेंसेस जो लगे हुए हैं, जो बना हुआ है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट ना हो, उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो ये हमारा सिंपल जो है ये एक कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोस्कोप का। इसको हम दूसरे ढंग से भी बनाएंगे। ये आपका, ये जब भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। रबर स्टॉपर हमने यहाँ लगा लिया, और घरों में जो अचार रखने के लिए जो जार होता है उस शेप में आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास यहाँ पर 2 लीफ इस तरह से हम लोग बना देंगे, जिसको हम लोग गोल्ड लीफ बोलते हैं। तो ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर भी इस तरह से, अब दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा तैयार हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा सा नाम दे देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मेटल नॉब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल नॉब। और ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग मेटल रॉड। इसको बोलते हैं रबर स्टॉपर। सिंपल एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें रबर लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर रबर स्टॉपर लिख लेते हैं। इसको आप देख लेते हैं, ये हमारा हो गया गोल्ड लीफ। ये हमारे पास गोल्ड लीफ, तो एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गोल्ड लीव्स। इस यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे? मेटल नॉब, मेटल नॉब। ये आपका हो गया मेटल रॉड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया गोल्ड लीव्स। 2 है, एक होता तो लीफ लिखते, 2 है तो हम लोग यहाँ पर गोल्ड लीव्स लिखेंगे, सोने के पत्ते। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, कैसे होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप आ जाए, और सिंपल आ जाए कि व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, लीफ भी हो सकता है, लीव भी हो सकता है, लीव्स LEAVES, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है तो हम क्या लिख सकते हैं? अ सिंपल अपैरेटस, अ सिंपल apparatus
to detect a simple apparatus to detect charge on a body is called गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोस्कोप। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखे? अ सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी, टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सिंपल क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप बोल सकते। ये इसका रहा सिंपल सा डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, होता क्या है, अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ऑलरेडी चार्ज्ड है, अभी हम लोग इसके टाइप्स के भी बारे में पढ़ेंगे। ये सिंपल एक कंस्ट्रक्शन हो गया और ये उसका क्या है, डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो सिंपल अपैरेटस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और इलेक्ट्रोस्कोप। ये 1 नंबर में क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब होता क्या है कि ये कैसे काम करता है, उसके वर्किंग पर आते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके जो डेफिनेशंस हैं उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये कैसे काम करता है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम लोग ये वाला ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा आसान है। ये रबर स्टॉपर है और यहाँ पर 2 लीफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो घरों में जार होता है ना, हमारे यहाँ तो मिर्तवान बोलते हैं जिसमें अचार रखते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जो इसके नॉब पर ले करके आते हैं तो यहाँ से चार्ज फ्लो होकर के इसके लीफ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है अगर वो अनचार्ज्ड है तो क्या होगा और चार्ज है तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पहला जो है फर्स्ट पॉइंट, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारे पास अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी इसके साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे जो क्या है, चार्ज्ड है। ध्यान से देखिए, अभी ये अनचार्ज था, हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लिया ये जो ऑब्जेक्ट है ए और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज इस मेटल कंडक्टर से, ये हमारे पास मेटल रॉड है, इससे किन पर आएगा, दोनों लीफ पर यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों पर जो है वो चार्ज है तो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों लीफ डाइवर्ज करेंगे। ये जो लीफ होता है ये बहुत ही थिन होता है, ये इतना पतला होता है कि जब इसको चार्ज आए तो जब इसको रिपेल करे तो वो रिपल्शन दिखे। ये जो लीफ है वो बहुत ही क्या होता है, पतला होता है। तो यहाँ पर ये दोनों लीफ एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं डाइवर्ज। अगर आप NCERT बुक पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि when a charged object touches the rod या metal knob, when the charged object touches the metal knob, then the charge flows onto the leaves and they diverge। जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो है मेटल नॉब को टच करता है तो ये चार्ज फ्लो होता है कहाँ तक, लीफ तक, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। ये तब है जब हमारे पास ये जो है वो क्या हो, अनचार्ज्ड हो। क्या हो,
अनचार्ज्ड हो तब ऐसा होगा, अनचार्ज्ड हो तब हमारे पास ऐसा होगा। ओके स्टूडेंट्स, जब ये अनचार्ज्ड हो तब हमारे पास ऐसा होगा। स्टैंड पे लग गया था, ये वायर जो है वो फंस रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। दूसरा केस देखते हैं। ये जो मेथड है, यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर चार्ज का क्या हो रहा है उस पर भी हम लोग आएंगे बच्चे। यहाँ पर चार्जिंग जो है, चार्जिंग बाई कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास दूसरा है, ड्राइंग गंदी है लेकिन आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिर से वही बनाएंगे जार की तरह, और यहाँ पर लगा दिया लीफ, जो बहुत ही आसान है बनाना। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज जो है यहाँ पर थोड़ा सा दूर रखते हैं, इसको टच नहीं करते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसको हमने क्या रखा, थोड़ा सा दूर रखा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर के इधर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस रॉड के अंदर ये अनचार्ज्ड है। अनचार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि इस पर चार्ज नहीं है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो उनका संख्या है, जो नंबर्स है वो इक्वल है, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो अब देखिए यहाँ दोनों पर भी क्या हो गया, फिर से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो रिपल्शन है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवर्जेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। मैं एक बार देख लूं कि ये नीचे तक वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है बच्चे, ओके। थोड़ा सा हिल गया था स्टैंड, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जो है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर मान लो कि आप 1 कूलम चार्ज लिए हैं, तो ये जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे को, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपेल करेगा। तो अगर 1 कूलम चार्ज है तो जितना रिपेल करेगा उससे ज्यादा रिपेल करेगा कब, अगर 2 कूलम चार्ज हो जाए। स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं कि जितना रिपल्शन +2 कूलम चार्ज के लिए होगा उतना ही -2 कूलम चार्ज के लिए होगा, क्योंकि ये निगेटिव पॉजिटिव जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर जो रिपल्शन फोर्स लगाते हैं वो सेम होता है अगर डिस्टेंस उनके बीच सेम हो, और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस हो तो भी रिपल्शन जो होगा उतना ही होगा जितना 2 इलेक्ट्रॉन के बीच था, अगर उनके बीच का डिस्टेंस क्या रखा जाए, सेम रखा जाए। तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि अगर +2 कूलम चार्ज है तो जितना रिपल्शन होगा उतना ही होगा अगर -2 कूलम चार्ज होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा जहां पर इस कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि 2 कूलम चार्ज प्लस है और मैं कह दूं कि अगर यहाँ पर -3 कूलम चार्ज होता तो रिपल्शन किस में ज्यादा होता, तो -3 कूलम में रिपल्शन जो है वो ज्यादा होता। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन है 2 निगेटिव चार्जेस के बीच और 2 पॉजिटिव चार्जेस के बीच, अगर डिफरेंस
उनके बीच का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जो उनके बीच फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब ये जो है, अच्छा स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम निगेटिवली चार्ज से, इसको निगेटिव चार्ज से अगर यहां पर हम निगेटिव चार्ज लगाएं तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये बनाना तो आप सीख गए होंगे, इंटेलिजेंट तो बहुत हो तुम लोग, ठीक है। यहां हमारा बन गया इलेक्ट्रोस्कोप, विजुअल है सबको। अब देखिए तो ये जो है हमारे पास दो लीफ है। अब हम लोग इसको ये अनचार्ज्ड है, टॉपिक पहला क्या है, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। यहां पर हम लेकर के आते हैं एक निगेटिवली चार्ज्ड, एक निगेटिवली चार्ज अगर हम ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं तो निगेटिव चार्ज यहां से क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, यहां निगेटिव चार्ज फ्लो हो जाएगा ऐसे। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करता है। अब यहां पर कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज, नहीं, इधर से जो है इलेक्ट्रॉन उधर अट्रैक्ट हुआ है, इधर से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन उधर जो है गया है, तो इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया है। जो चार्ज मूव करता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। चार्ज का मतलब ही है, चार्ज का मतलब ही है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिवली चार्ज होगा, डेफिसिट हो गया इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ट्रांसफर होकर के आपको यहां तक आया। दोनों लीफ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों लीफ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो फिर से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर क्या होगा, डाइवर्जन होगा, एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। यहां पर भी डाइवर्जन होगा, यहां पर भी क्या होगा, डाइवर्ज करेंगे एक दूसरे को। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर एक और ले लेते हैं, देखिए मैं चाहता हूं कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारे पास हो गया एक इलेक्ट्रोस्कोप, बहुत ही इजी और हलवा टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। अब यहां दूर से ही हम लोग एक निगेटिवली चार्ज लेकर के आ गए, ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। तो क्या होगा, देखिए ये क्या करेगा, पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव जो चार्जेज हैं इस पर, क्योंकि ये टच नहीं हो रहा है, ये क्या करेगा, अब यहां पर इधर मान लो आप पॉजिटिव चार्ज हो गया, लेकिन निगेटिवली चार्ज जो है उनको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो निगेटिव चार्ज इधर से इधर आ गया, इसीलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहां पर डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए। तो इन दोनों लीफ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर जो चार्जेस थे वो क्या है, पोलराइज हो गए। अगर मैं बोलूं कि इन पर अभी भी नेट चार्ज क्या है, तो जीरो है। पहले भी अनचार्ज था, अभी जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हुआ निगेटिव चार्ज से यहां पर, और यहां से जो निगेटिव चार्ज थे वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल हो गया। अब दोनों लीफ पर जो चार्ज है वो फिर से क्या है, निगेटिव है। तो ये फिर से एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां से एक चीज हम लोग को क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज्ड है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज्ड है तो चाहे आप उसमें कंडक्शन मेथड से लेकर के आए किसी ऑब्जेक्ट को या इंडक्शन लेकर के आए, यानी चार्ज को या टच करें या थोड़ा सा अलग रखें उसके मेटल नॉब से, दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो वो दोनों लीफ क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, दोनों लीफ एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये हमारा केस था कि जब हमारा इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज हो तो क्या होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो, चार्ज्ड हो। इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं डायग्राम वैसे, वीडियो को पॉज करके आप लोग जब भी मैं कहूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट करते जाइए। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपना सेल्फ नोट जरूर बनाएं।
आपको यहाँ से कुछ मिलता है उसको नोट कीजिए, आपके पास अपनी किताबें हैं उससे नोट कीजिए। जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उस क्वेश्चंस को पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं, फिर उसके बाद से क्वेश्चंस करना। अगर हमारे पास चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप हो, अब जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या है, चार्ज है, चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगा तो कैसा होगा? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इजी है। यहाँ पर बनाया ऐसे, ये रबर स्टॉपर है, इसको ऐसे लेकर के जाइए और घर में अचार रखने वाले जार की तरह इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये दो हमारे पास लीफ है। स्टूडेंट्स, हम मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पहले से चार्ज्ड है, यानी इस पर जो है पहले से ही क्या है, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये इस पर पहले से ही कैसा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोस्कोप पर जो पहले से चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि when a charged body bring near a charged electroscope देन, तो उस केस में दो चीजें होती हैं, एक होगा डाइवर्ज और एक होगा कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है कि ये दोनों लीफ हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे। कन्वर्ज का मतलब होएगा द बोथ लीव्स बिकम क्लोजर। तो इस तरह के हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने क्या बताया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है जो ऑलरेडी चार्ज्ड है, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी चार्ज्ड है, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। डाइवर्ज कब होगा और कन्वर्ज कब होगा? यहां पर सिंपल भाषा में लिख देंगे, इफ द चार्जेस ऑन electroscope and on the body is same। ध्यान से देखिए, if the charges on electroscope and on the body is same, जो चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप पर और जो बॉडी इसके नजदीक लेके आ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा डाइवर्ज होगा। देखते हैं, मान लेते हैं कि इस पर जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो आप ऐसे समझिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास बॉडी है इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, इधर जो है कुछ और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो क्योंकि अब यहाँ पर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगा, यानी ये उतना ज़्यादा डाइवर्ज होगा। अब इस पर जो चार्ज है वो ज़्यादा हो गया पहले के कंपैरिजन में, तो ये थोड़ा सा और डाइवर्ज होगा, यानी यहाँ पर ये क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दूर है, नज़दीक कर दीजिए। अगर इसको हम लोग नज़दीक भी कर देते हैं, टच भी कर देते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको टच भी कर दूं, यहाँ पर दो इस तरह से बना हुआ है और इस पर ऑलरेडी पहले से जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पहले से ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ लेकर के आइए और मान लेते हैं कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा इधर, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज और आएगा या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो उस केस में क्या होगा कि इधर और भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये चाहे इंडक्शन के थ्रू हो रहा हो या कंडक्शन के थ्रू, दोनों केसेस में क्या होगा,
डाइवर्ज ही होगा। ये दोनों केस में क्या होगा? डाइवर्ज होगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, ध्यान से देखिए, अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, ये जो है हमारे पास क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड है। इलेक्ट्रोस्कोप बनाना तो आसान है ही, आइए देखते हैं। ये बनाया जार, ठीक है, अब इसमें रखेंगे अचार। ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोस्कोप। मान लेते हैं कि इस पर जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है। स्टूडेंट्स, ये जो हमने लाइन लिखा है वो समझ में आ गया। डाइवर्ज कब होगा? इफ द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑन द बॉडी इज सेम। जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर था और वही चार्ज बॉडी पर था, दोनों को नजदीक लेकर के आए, तो उस केस में क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। अब इस पर जो है वो निगेटिव चार्ज है, हम ये जो ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं इस पर हम लेकर के आ गए मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज। देखिए निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर लेकर के आते हैं तो बिल्कुल यही होगा। निगेटिव चार्ज अगर इस पर होता तो वो निगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इधर और ज्यादा निगेटिव होगा, तो उस केस में भी क्या होगा? डाइवर्ज होगा। क्योंकि साफ लिख चुके हैं कि इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, अगर इस पर निगेटिव और चार्ज ऑन द बॉडी इज सेम, इस पर भी निगेटिव, तो क्या होगा? डाइवर्ज होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि इस पर है निगेटिव चार्ज, इस पर है, और ये जो बॉडी लेकर के आए हैं उस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा? इधर अट्रैक्ट होगा, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस केस में जो पहले क्योंकि ज्यादा था तो ज्यादा एक दूसरे से ये ज्यादा फैला हुआ था, अब क्या हो गया कि यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अब ये कन्वर्ज होगा। कहने का मतलब है कि कन्वर्ज कब होगा? तो कह सकते हैं कि इफ द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रोस्कोप एंड ऑन द बॉडी इज अपोजिट। क्या लिख सकते हैं कि कन्वर्ज कब होगा? कि जब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप और बॉडी पर क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो, यहां पर निगेटिव लेकर के आ जाइए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव की तरफ, तो यहां पर पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो उस केस में भी क्या होगा? कन्वर्ज होगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल सा अपैरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। उसके बाद अगर चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड है, तो क्या होगा? चार्ज्ड है तो क्या होगा? वो सारा हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक बार और जाइए, एनसीईआरटी खोलिए, या आपके पास उसके अलावा और भी कोई साइड बुक है, वहां पर इसको आप और अच्छे से स्टडी कीजिए। आइए देखते हैं कि ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है और इस इलेक्ट्रोस्कोप पर हम जो है एक पॉजिटिवली चार्ज लेकर के आते हैं। यहां पर इस एक पॉजिटिवली चार्ज लेकर के आए। ये हमारा फिगर ए हो गया। एक और देख लीजिए, यहां पर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा ना आदमी खड़ा है, समझो जो वीडियो देख रहा है वही खड़ा है। चलो देखते हैं क्या है। ये है हमारे पास बी। अब जो पॉजिटिव चार्ज जो पहले दूर था उसको हमने इसमें टच कर दिया। पहले जो अलग था उसको हमने इसमें टच कर दिया। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड कंडीशन में
थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसको रिमूव कर दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप देख सकते हैं इस केस में पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है वो अलग है, इंडक्शन समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कंडक्शन हो गया। और अब जो है पहला रिमूव्ड पॉजिटिव चार्ज, रिमूव्ड पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। एंड सेकेंड हमने क्या किया, टच्ड बाय निगेटिवली चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, एक हमने दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के आए जो क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और उससे हमने इसको टच कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है इस पर अब निगेटिव चार्ज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करेंगे। एक बार और क्वेश्चन को समझ लिए, पहले पॉजिटिव चार्ज अलग था, फिर पॉजिटिव चार्ज टच किया, और थर्ड कंडीशन में यानी सी में पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया और निगेटिव चार्ज को लगा दिया। क्वेश्चन है कि इन विच द क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि इन विच ऑफ द above there will be converge, क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द above there will be converge between the two leaves, दोनों लीव्स के बीच में पहले के मुकाबले किसमें जो है वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए, ऑप्शन सेकंड में बी, ऑप्शन थर्ड में ए एंड सी, और ऑप्शन 4 में ओनली सी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप सोचिए खुद से, उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने कोई ना कोई आंसर टिक किया होगा। अब देखते हैं कि आप सही है कि गलत है। स्टूडेंट्स, अगर ये अनचार्ज्ड है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसा है, अनचार्ज्ड है। तीनों जो है पहले से क्या था, ये जो था वो क्या था, अनचार्ज था। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जब इसके नज़दीक लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, या यूं कह ले कि इलेक्ट्रॉन्स को या निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो नीचे जो है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिसिट ऑफ निगेटिव चार्ज होगा, जिसके वजह से इधर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अब हमने क्या किया कि हमने इसको डायरेक्ट इसमें टच कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की ओर क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इधर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, या यूं कह ले कि इधर तो कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस पर जो हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस केस में जो है वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, यानी डाइवर्ज होगा, पहले से ज़्यादा डाइवर्ज होगा। क्योंकि पहले इसको हमने दूर रखा था तो रिपेल किया था, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आया, अब तो टच कर दिया तो अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इसमें आएगा। तो यहाँ पर भी जो है डाइवर्ज होगा, यानी इसके मुकाबले इसमें क्या होगा, डाइवर्ज ही होगा, कन्वर्ज नहीं होगा। थर्ड केस में क्या हुआ है कि इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भले ही हमने इस पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो इसमें आ चुका था। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के बाद अगर हम निगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं तो पहले से इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये जो पहले से कुछ पॉजिटिव चार्ज था ये ऊपर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि उधर से कुछ इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज टच होने के बाद आया था उससे निगेटिव टच करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों लीफ पर वो कम हो जाएगा। जब इस दोनों लीफ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा इसके मुकाबले में, तो इसके मुकाबले में यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा,
कन्वर्ज होगा। इन विच ऑफ द एबव देयर विल बी कन्वर्ज बिटवीन द टू लीव्स। अब यहाँ पर और एज कंपेयर टू प्रीवियस, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एज कंपेयर टू प्रीवियस, तो पहले के मुकाबले किसमें, या नहीं भी हो रहा है तो देखिए इसमें कन्वर्जन तो होगा नहीं, डाइवर्ज ही होगा, इसमें भी डाइवर्ज होगा, और यहाँ पर अब क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन 4 है ओनली सी जो है वो सही है। स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हैं। और अब जो है हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। असल में ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैं सोचता था कि 2 वीडियोस में अलग अलग पढ़ाऊंगा, लेकिन अच्छा एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कोई इलेक्ट्रोस्कोप है, ध्यान से देखिए, कोई क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। बनाना तो सीख ही गए होंगे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास जब +20 कूलम चार्ज लेकर के आया गया तो जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस था, यानी एंगल ऑफ जो डाइवर्जेंस था वो था 5 डिग्री। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि जब इस पर +20 कूलम, ये माल अनचार्ज्ड है, इस पर जब +20 कूलम लेकर के आया गया तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस था वो कितना हो गया, 5 डिग्री। लेकिन जब यहाँ पर -40 कूलम चार्ज लेकर के आए तो एंगल ऑफ जो डाइवर्जेंस है वो था 9 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया। जब इस पर +20 कूलम चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आए, ये ऑब्जेक्ट ए है जो +20 कूलम चार्ज था, और ये ऑब्जेक्ट बी है, जब इसको लेकर के आए तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस था वो 9 डिग्री है। दोनों केसेस में समझ लीजिए कि हम ऐसा इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं जो अनचार्ज्ड है, दोनों में अनचार्ज्ड है। और एक बार जब 20 कूलम था तो कितना डिग्री हुआ, 5 डिग्री, और 40 कूलम था तो कितना हुआ, 9 डिग्री। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस if the charged body +30 coulomb touches the knob of the electroscope। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर 30 कूलम जो हमारे पास चार्ज्ड है, इफ द चार्ज्ड बॉडी +30 कूलम टचेज द नॉब ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, एक ऐसी बॉडी लेकर के आते हैं जिस पर जो चार्ज है वो +30 कूलम है, तो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या होगा। मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 2 डिग्री, ऑप्शन सी 7 डिग्री, और ऑप्शन डी 11 डिग्री। कोशिश कीजिए कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। आप अपना आंसर कमेंट में भी बता सकते हैं बिना देखे। हो गया। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। स्टूडेंट, मैं शुरू में ही आपको बताया था एक चीज कि जितना डाइवर्जेंस +20 कूलम के लिए होगा उतना ही -20 कूलम के लिए भी होगा अगर अनचार्ज्ड है तो हम कह सकते हैं कि जितना +40 कूलम के लिए होगा उतना ही होगा किसके लिए, -40 कूलम के लिए डाइवर्जेंस। तो कहने का मतलब है कि अगर 9 डिग्री
-40 कूलम के लिए डाइवर्जेंस है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है या 9 डिग्री डाइवर्ज हुआ है, किसके वजह से? -40 कूलम के लिए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर +40 कूलम होता तो भी जो डाइवर्ज होता वो कितना होता? 9 डिग्री होता। लेकिन क्वेश्चन कुछ किसके लिए पूछा है? 30 कूलम के लिए, +30 कूलम के लिए। इसका मतलब +30 कूलम, क्योंकि जो एंगल ऑफ डाइवर्जेंस है वो किस पर डिपेंड है? अमाउंट ऑफ चार्ज पर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा डाइवर्ज होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना कम डाइवर्ज होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो 30 कूलम के लिए जो डाइवर्ज होगा वो 20 और 40 के बीच में होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा 5 और 9 के बीच होगा। तो 0 डिग्री 5 से कम है, 2 भी 5 से कम है, 11 जो है वो 9 से ज़्यादा है, तो 5 और 9 के बीच जो ऑप्शन है वो है सी। तो यहाँ पर जो डाइवर्ज होगा वो होगा 7 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इलेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग से मैं वीडियो बनाता हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप डेली जो है बने रहिए। ये वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है उसको मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और क्या न्यूमेरिकल्स हो सकता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है कूलम्स लॉ का, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन जो है हम लोग उस वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक जो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो इसके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स की बात करें तो यहां पर डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहां पे चार्ज का कंडक्शन होता है, चार्ज का कंडक्शन होता है। चार्ज का कंडक्शन होता है। क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्ज का कंडक्शन नहीं होता है। आसान भाषा में समझिए फिजिक्स को। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज का कंडक्शन होता है, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहाँ पर चार्ज का कंडक्शन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज का कंडक्शन होता है इसीलिए इसको कंडक्टर बोलते हैं, और यहाँ पर चार्ज का कंडक्शन नहीं होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। इसको हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, और नॉन कंडक्टर ही नहीं इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, नॉन कंडक्टर सब्सटेंसेस, इंसुलेटर, ये सब इसका नाम है। अब हम लोग इसके पीछे की कहानी पर चलते हैं। अगर मैं कहूं कि कंडक्टर क्या है तो डेफिनेशंस आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशंस है। हम कह सकते हैं द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस can flow easily. The substances through which electric charges can flow easily are called conductors. जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई दे अलाउ टू पास द चार्जेस थ्रू देम। उनके पास फ्री
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेज होते हैं, जिसके वजह से उनके बीच से चार्ज जो है वो क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें इंसुलेटर की तो हम कह सकते हैं इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस दे डू नॉट अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अगर हम इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल की बात करें तो रबर है, प्लास्टिक है, पोर्सलेन है, मीका है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, इंसुलेटर्स है। मैं डेफिनेशंस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहता, ये आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग इसके पीछे की कहानियों पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए। तो कंडक्टर वो जिसमें से क्या हो, चार्ज फ्लो हो, कंडक्टर वो जिसमें से क्या हो, चार्ज फ्लो हो, और इंसुलेटर वो जिसमें से चार्ज फ्लो ना हो, चार्ज डज नॉट फ्लो। इंसुलेटर उसको बोलेंगे जिसमें से चार्ज जो है वो फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग दो कंडीशन से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई मेटल बॉडी है, तो अगर ये कोई मेटल बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जो मेटल है, तो ये लोहा हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। इसके अंदर जो है वो ढेर सारे क्या होगा, हमारे पास एटम होगा। ये तो आप भी मानते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या है, ढेर सारा एटम है। इतना एटम जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते जब तक ये न पता हो कि वो कितना ग्राम है। अगर ये पता हो कि कितना ग्राम का है हमारे पास मेटल, तो आप उससे पता लगा सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर आप जानते हैं कि उसमें कितने एटम्स हैं। तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, किसका, एक मेटल है, और उसके अंदर जो है ये ढेर सारा एटम्स है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक इंसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर कोई मेटल है उसके लिए एक रूम टेम्परेचर भी जो है सफिशिएंट है और मोर देन सफिशिएंट है उसके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एटम से जो सबसे लूजली बाउंड है। मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक मेटल पीस है, रॉड ऑफ मेटल का, रॉड का जो पीस है, तो आप इमेजिन कीजिए कि इस रूम में ये पंखा लगा हुआ है, तो इस पंखे के जो लास्ट में जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होगा उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होगा और अपने में एटम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आप इस पर टॉर्च दे सकते हैं, लाइट दे सकते हैं। जो फोटॉन्स है वो भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म होता है। इसको आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दे सकते हैं, इसको हीट दे सकते हैं। तो उस केसेस में जो इसके अंदर जो एटम्स हैं, उस एटम से जो सबसे लूजली बाउंड है क्या, इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, अपने एटम से बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ से सभी एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव ऐसे हमारे पास चार्ज हो जाएगा। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बाहर निकल चुका है। सभी एटम से इलेक्ट्रॉन्स जो है जो सबसे कम मजबूती के साथ बंधा था, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है। सभी इलेक्ट्रॉन जो कम मजबूती के साथ बंधा था अपने एटम से, जैसे ही उसको एनर्जी मिली, हीट मिली, लाइट मिली, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिला, वो क्या हो गया, वहां से जो है बाहर निकल गया। अगर मैं पूछूं कि अभी इस मेटल पे नेट चार्ज क्या है, तो नेट चार्ज जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि इस मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो अपने एटम से बाहर निकला है, मेटल से बाहर नहीं निकला है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो अपने एटम से बाहर निकला है, मेटल से बाहर नहीं है। तो जो नेट चार्ज है अभी भी इसका वो कितना है, 0 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो थोड़ी सी हीट मिली, थोड़ी सी एनर्जी मिली,
कहीं से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो ये क्या हो गया, अपने एटम से बाहर निकल गया। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल है या जो कंडक्टर्स है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि उसमें चार्ज फ्लो कर सकता है और इंसुलेटर में फ्लो नहीं कर सकता है। अगर इतना ही बड़ा पीस अगर हम किसी इंसुलेटर का ले लें, आप सिंपल एक लकड़ी का टुकड़ा ले लें, उसके अंदर भी क्या है, ढेर सारा एटम है, उसके अंदर भी क्या है, ढेर सारा एटम है। लेकिन अगर आप सोचें कि इस पर टॉर्च जला के इसको हीट करके इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। प्लास्टिक में आप देखते हैं प्लास है, स्क्रू ड्राइवर है, जिसको हम लोग आम भाषा में पेचकस बोलते हैं, क्योंकि पेच से पेच को कसा जाता है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पेचकस बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है लकड़ी का टुकड़ा है, देखते हैं पेचकस प्लास्टिक का, रबड़ का, उसका हैंडल लगा रहता है, क्योंकि वो इंसुलेटर का काम करता है। वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगी। यहाँ पर देखिए जरा, इसके पास मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर और इंसुलेटर में जो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं और ये मूव भी करते हैं। कहने का मतलब है कि ये अगर आपके पास एक मेटल टुकड़ा है जो कंडक्टर है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चारों तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात होगी किसकी, इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का जो अगर एक टुकड़ा लेते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, आप रिमूव भी नहीं कर सकते और वो मूव भी नहीं करते हैं। यही वजह है कि फ्रिक्शन मेथड से हम लोग कंघी जब बाल में करते हैं तो बाल जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और कंघी जो है, कॉम्ब जो है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और वो चार्ज हो जाता है। क्या आपको लगता है कि वही कॉम्ब अगर लोहे का बना हुआ बाल में रगड़ते रह जाइए हाथ से पकड़ के, कभी जो है उस पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि उस पर जो चार्ज आया लोहे की कंघी पर वो आपके हाथ से ही आपके शरीर में आया और वो जमीन में चला गया। नेट चार्ज अभी भी उस पर क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो इंसुलेटर पर चार्ज, इंसुलेटर के जो चार्जेज हैं वो आप रिमूव भी नहीं कर सकते उनके अपने एटम से, क्योंकि अपने एटम के साथ वो बहुत ही मजबूती के साथ बंधे होते हैं और आप उनको इंसुलेटर पर मूव भी नहीं करा सकते। इसीलिए जो है प्लास्टिक है या रबर वगैरह का जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, या बैलून को जब बालों में रगड़ते हैं इस तरह से, तो उस पर जो है चार्जेस इकट्ठा हो जाता है और उस पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से दीवार में आप बैलून को क्या करते हैं, चिपका सकते हैं। इंसुलेटर में चार्ज अपने सरफेस पे फ्लो नहीं कर सकता, कंडक्टर में चार्ज अपने सरफेस पर फ्लो कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़े से दूसरे टाइप के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम लोग इंसुलेटर सेमीकंडक्टर को भी समझेंगे। सेमीकंडक्टर यहाँ पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर से ही रिलेटेड है। वहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये सारा जो है पूरा चैप्टर ही सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। अगर कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर क्या है तो आप कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो ना ही कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर होता है, वो बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, वो थोड़ा बहुत चार्ज को फ्लो भी करता है और रेजिस्ट भी करता है। सेमीकंडक्टर जो है वो लो टेम्परेचर पे एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। जबकि कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाइएगा
तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, जो आगे आप लोगों को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी इसको हम लोग रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कंडक्टर क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें चार्जेस जो है वो फ्री होते हैं और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को या करंट को फ्लो कराता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज और करंट कैन नॉट फ्लो इज नॉन एज इंसुलेटर। उनके जो इंसुलेटर के एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? मजबूती के साथ बांध के रखते हैं, फ्री नहीं छोड़ते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इंसुलेटर में क्या है? पॉसिबल नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये इंसुलेटर और कंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ते हो तो उसमें थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। किसके? अगर हम पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये हमारे पास 8 एलिमेंट्स है, 3, 3, 6 और 2, 8, जिसका नाम आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और वो है आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सिलिकॉन है, साथ के साथ जर्मेनियम है। ये जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। ये जो आर्गन है इसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं। ओके, चलिए अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है, यानी इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम की बात करें तो 282, एल्युमिनियम की बात करें तो 283, सिलिकॉन की बात करें तो 284, फास्फोरस की बात करें तो 285 और सल्फर की बात करें तो 286, इसकी बात करें तो 287 और आर्गन की बात करें तो 288। हम जानते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे और स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। यहाँ पर आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल यहाँ पर फुलफिल होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सोडियम के आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट रूल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको जरूरत है 7 इलेक्ट्रॉन की। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, लेकिन इसको जरूरत है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको क्या लगता है, 7 कहीं से लेकर के आना आसान है कि 1 को निकाल देना आसान है? उसी तरह से एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 3, लेकिन चाहिए कितना? तो इसको चाहिए 5। तो 3 को निकाल देना या 5 को ले आना, कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है? हम देख सकते हैं कि सोडियम के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 है, एल्युमिनियम के पास 3 है, लेकिन सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इसको छोड़ भी सकता है और 4 ये ले भी सकता है। इसके पास दोनों जो है वो 50-50 है और सेमीकंडक्टर भी 50-50 है। ना ये कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, ये दोनों के बीच में आता है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम के पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 है, तो इसके लिए आसान है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे दे। तो हम कह सकते हैं कि ये एज ए कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। ये बिहेव जो करेगा वो कैसे बिहेव करेगा? कंडक्टर की तरह। ये कंडक्टर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे सोडियम को मिला के नहीं है। सोडियम के एक एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 सोडियम लेते हैं
अगर उसमें 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 एटम का बना हुआ है तो 10 एटम होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम है, इसके पास भी कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। एल्युमिनियम है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? तो 3 है। तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है हमारे पास? कंडक्टर है। इनकी बात करते हैं, ये हम पता कर चुके सेमीकंडक्टर है, इसका अलग से चैप्टर है, उधर भी डिस्कस करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसके लिए 3 लाना आसान है कि 5 दे देना आसान है? ये अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती के साथ बंधा हुआ है, इसको तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, आसानी के साथ ये नहीं छोड़ सकता। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंसुलेटर्स के। उम्मीद करता हूँ कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये कैसे काम करता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है, वो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसीलिए उस पर चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकता। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार्ज मूव कर सकता है। कंडक्टर में चार्ज जो है रिमूव भी होता है, कंडक्टर में चार्ज रिमूव भी होता है और अपने सरफेस पर मूव भी करता है। ये मार्कर जो है इंसुलेटर है, अगर मैं इसको बाल में रगड़ के ऐसे इसको चार्ज कर दूं ऐसे, तो ये जो चार्ज यहाँ पर हुआ है वो यहीं पर रहेगा। अगर मैं इसको टच कर दूं तो ये चार्ज मेरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर के एग्जाम्पल्स में जितने भी मेटल्स हैं, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स बॉडी है, ये सारे के सारे क्या है? कंडक्टर्स हैं। ये सभी कंडक्टर्स हैं। और वहीं पर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, प्लास्टिक है, रबर वगैरह है, ये सभी जो हमारे पास क्या है? इंसुलेटर है। चीनी मिट्टी, पोर्सलेन, मीका, ये एग्जाम्पल्स है किसकी? इंसुलेटर की। सेमीकंडक्टर की बात करें तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। तो सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर को और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कूलम्स लॉ से पहले है, वो हम लोग इसको कंप्लीट कर लें। तो अगले टॉपिक को थोड़ा सा इजी टॉपिक है और उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। तो अगला टॉपिक है, उसका नाम है मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास फ्रिक्शन। पहला जो हमारे पास है वो क्या हमारे पास? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फ्रिक्शन मेथड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये हमारे पास एक टॉपिक हो गया, फ्रिक्शन मेथड और या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरे नंबर पर चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, ऐसे भी मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मेथड लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 3 है। फ्रिक्शन से क्या होता है? मान लेते हैं कि 2 इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स है। अब कंडक्टर लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। 2 कंडक्टर है, आप उसको हाथ में पकड़ के एक दूसरे को रब करेंगे तो जो भी ट्रांसफर होगा चार्ज वो इधर से उधर, उधर से उधर होगा। एक्स्ट्रा जो है आपके बॉडी से फिर अर्थ में चला जाएगा। तो मेटल या कंडक्टर को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज करना जो है वो मुश्किल है और वो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। वो उस कंडीशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है और इस मार्कर को अगर मैं बाल में ऐसे रब करता हूं तो मेरे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मार्कर पर आ जाएगा।
अब सवाल ये है कि इस मार्कर पे इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो बाल के पास इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कम मजबूती के साथ बंधा हुआ है, और जो प्लास्टिक इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बंधा हुआ है। तो जो कम मजबूती के साथ जिस सब्सटेंस पर बंधा होता है उधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो जब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो वहाँ पर वर्क होता है, वहाँ पर एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही वो हीट एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिन दो सब्सटेंसेस को आपस में रब कर रहे होते हैं उसमें से जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन हल्का कम फोर्स से बंधा होता है वो निकल जाता है और उस पर आ जाता है जो मजबूती के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। तो फ्रिक्शन मेथड से जब हम दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं तो एक दूसरे पर, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं इसको, और दूसरा जो है इसको ये है, ये ए है और ये बी है। अगर इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो इस पर से, मान लीजिए इस पर से जो चार्ज गया, इस पर से जो इलेक्ट्रॉन गया वो n गया, तो चार्ज कितना चला गया Ne। तो क्योंकि इस पर गया है तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो ये -2e चार्ज हुआ इस पर, और इस पर +2e चार्ज हो जाएगा। तो फ्रिक्शन में कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, जो चार्ज एक से दूसरे पर जाता है तो एक पर उतना ही पॉजिटिव होता है और दूसरे पर उतना ही निगेटिव होता है। जो जिस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर जो होगा निगेटिव चार्ज होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर होगा निगेटिव चार्ज। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, तो यहाँ से इस पर गया तो इस पर हो जाएगा निगेटिव जिस पर जाएगा, और जिधर से जाएगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शनल मेथड से हम लोग यहीं पर एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि a glass rod is rubbed with silk cloth. A glass rod is rubbed with silk cloth, then charge on glass rod is +1.92 into 10⁻⁻19 कूलम। क्या कर रहा है कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, देन चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज +1.92 into 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, फाइंड पहला चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, बी या क्वेश्चन नंबर 2 चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, ये हमारे पास पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। क्या थर्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ट्रांसफर ऑफ मास, कि मास जो है वो कितना ट्रांसफर हुआ। ये क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर, आप लोग खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लास पर जो चार्ज है वो प्लस इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ। हम जानते हैं कि जितना चार्ज एक रब करेंगे
तो जितना चार्ज, जैसे मैंने बाल्ब में रब किया तो जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज मेरे बालों पर है उतना ही निगेटिव चार्ज इस मार्कर पर है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर है उतना ही निगेटिव चार्ज क्या इस पर होगा, सिल्क पर होगा, सिल्क क्लॉथ पर होगा। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर, चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.92 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज ग्लास रॉड पर है उतना ही चार्ज बस नेगेटिव में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ट्रांसफर हुआ। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू NE होता है, तो हमें N निकालना है। पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किए हम लोग, और एक और टॉपिक जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पर ये पूरा डिस्कस हुआ है। तो N की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/E। तो यहाँ से N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Q कितना दिया है, 1.92 इंटू 10⁻⁻19, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ऊपर भी कूलम नीचे भी कूलम, कट गया वो, तो ये 1.6 इंटू 10 कितना हो गया, -19, ये दोनों सेम है, कट गया, यहाँ से पॉइंट कट गया। 16 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 160, और 16 दूना 32, तो 60 और 32 192, यानी ये 12 बार में कट गया। तो यहाँ N की वैल्यू कितनी आई, 12। अच्छा, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9 इंटू 10⁻31 kg है। वैसे 9.1 यूज़ करते हैं, पर हम 9 इंटू इसलिए यूज़ करें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये गिवन है, क्या है, ये गिवन है। नहीं गिवन होगा तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मास कितना हुआ, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पर मास कितना गया। तो ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास लेके जाएगा, तो अब तो 12 इलेक्ट्रॉन गया है, तो इतना इंटू 12 मास लेकर के जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना मास लेके जाएगा, 9 इंटू 10⁻31 kg। तो कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 12, तो 12 इंटू 9 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको गुना कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ मास इज इक्वल टू, कितना ट्रांसफर हुआ मास, तो 12 को 9 से गुना कर दीजिए, 108 इंटू 10⁻31 kg। हम जानते हैं कि इस तरह की वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि a इंटू 10 का पावर b लिखिए, जहाँ पर a जो है 1 से लेकर के 9 के बीच होना चाहिए, और b जो है वो कुछ भी हो, पावर नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 108 नहीं लिख सकते, 10 भी नहीं लिख सकते, तो हम लिखेंगे 1.08 इंटू 10⁻31, तो 2 जीरो इधर आया तो 2 पॉइंट इधर बढ़ेगा, तो निगेटिव में 2 जोड़ेंगे, -31 में जो 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -29 kg। तो जो मास ट्रांसफर हुआ है वो 1.08 इंटू 10⁻29 kg हुआ है। तो किस पर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा सिल्क क्लॉथ पर, जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उस पर मास भी आता है, क्योंकि उसी पर इलेक्ट्रॉन आया है। और मास किसका कम होगा, तो ग्लास रॉड का कम होगा, क्योंकि उसी से मास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो जब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन गया है तो साथ के साथ वहाँ से कुछ मास भी गया है। तो ये है हमारे पास मेथड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में दो चीज़ों को जब रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी सिल्क क्लॉथ को रगड़ा जाए
किससे? ग्लास रॉड से। तो ग्लास पर जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव होगा। जितना मास यहाँ से निकलेगा ग्लास रॉड से उतना ही मास किस पर जाएगा? सिल्क क्लॉथ पर जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, तो ये फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है? क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर वर्क होता है, या जब हम दो चीज़ों को रब करते हैं तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट इलेक्ट्रॉन को मिलता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसको जब एनर्जी मिलती है तो वो अपने एटम से बाहर निकल जाता है। और जो कम बंधा होता है, जो कम एनर्जी के साथ कम जिसका जो फोर्स है, जिस इलेक्ट्रॉन पे कम लगता है, दो सब्सटेंसेस है तो दोनों का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, या इन जो दोनों के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो बराबर नहीं है, वो कम ज़्यादा है। तो जिस पर कम फोर्स है वो क्या हो जाता है? निकल जाता है, और जिस पर ज़्यादा है उधर से नहीं निकलता है, तो जो निकलेगा वो उस पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड में क्या होगा? हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा? चार्ज होगा, और जब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट उसके टच में रखते हैं तो कुछ चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। देखिए चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होगा? मान लीजिए कि ये एक रॉड है जो पहले से क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। ये एक स्फीयर है जो कैसा है? न्यूट्रल है। ये जो स्फीयर है वो कैसा है? न्यूट्रल है। ये जो हमारे पास जो स्फीयर है वो कैसा है? न्यूट्रल है। जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। जब हम दोनों को टच करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? टच करेंगे, तो क्या होगा? अब जो है यहाँ पर इसको, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको क्या कर दिया? टच किया। देख सकते हैं आप। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। ट्रांसफ़र तो हमेशा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ट्रांसफ़र होगा, तो इसके पॉजिटिविटी को क्या करेगा? इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उनको वो क्या करेगा? कुछ चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन पहले ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे? इसके बराबर थे। लेकिन अब तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से आया उतना इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया? कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पर भी क्या हो गया? कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, इस पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि इधर ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर आया हुआ है, तो इस पर भी क्या हो गए? कुछ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए? चार्ज्ड हो गए। अब इसको आप हटा लो तो भी, या सटा के रखो तो भी, अब ये अलग अलग भी आप कर लेते हैं तो इस पर से कुछ पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और इस पर जो है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इस पर भी हो जाएगा। तो कंडक्शन मेथड जो है उसमें रियल में, एक्चुअल में जो है वो क्या होता है? चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है। और मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो ए था उसका चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना पहले था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना चार्ज पहले था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ए का जो चार्ज था पहले अगर 2 कूलम था, 1 कूलम था, तो अब जो है उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर जो है शेप और साइज में सेम है। क्या है? 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर शेप और साइज में क्या है? सेम है। ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है। इनका शेप एंड साइज दोनों सेम है। शेप एंड साइज जो है वो क्या है? सेम है। इस पर जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, और ये जो है वो हमारे पास नो चार्ज है। इस पर जो है वो क्या है? नो चार्ज है, यानी ये न्यूट्रल है। इस पर जो है वो नो चार्ज है। अब दोनों को हमने क्या किया? ए और बी को हमने ऐसे टच कर दिया। ए और बी को हमने टच कर दिया।
और दोनों को हमने फिर अलग भी कर लिया। तो जब हम इसको टच करेंगे तो इस पर तो प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे इधर से, ऐसा नहीं है हवा में उड़ के जाएगा, वो समझाने का तरीका है। इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो इसमें तो पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले क्या थे, बराबर थे, लेकिन अब कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस पर भी डेफिसिट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, कुछ चार्ज हो जाएगा। क्योंकि शेप एंड साइज में दोनों सेम है तो चार्ज कितना होगा, तो प्लस Q/2 इस पर भी होगा और इस पर भी प्लस Q/2 ही होगा। स्टूडेंट्स, मन में आता होगा कि दोनों चार्ज हो तब क्या होगा। अच्छा, अगर यहां पर निगेटिव Q होता तो भी वैसे ही होता, दोनों पर -Q/2, दोनों पर -Q/2 हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट भी टच में ले करके आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट A है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट B है, ये एक ऑब्जेक्ट A है और ये एक ऑब्जेक्ट B है, तो इस पर जो है वो निगेटिव चार्ज है, चारों तरफ क्या है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि दोनों को जब टच करेंगे, दोनों को जब हम दोनों को अगर हम टच कर देते हैं तो कुछ इस पर तो निगेटिव चार्ज था ही पहले से, तो कुछ निगेटिव जो है इस पर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो क्योंकि इस पर निगेटिव है तो वो जो ज़्यादा वाला पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, या यूँ समझ लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस पर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दोनों जो है वो निगेटिव चार्ज भी हो जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वैसे ही दोनों निगेटिव चार्ज हो जाता। शेप और साइज दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस Q है, दोनों को टच करेंगे तो दोनों पर जो है कितना हो जाएगा, प्लस Q/2 प्लस Q/2। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है, ये दोनों कैसे है, शेप एंड साइज जो है वो कैसा है, दोनों का सेम है, शेप और साइज दोनों का सेम है। इस पर जो चार्ज है ये हमारे पास B है, शेप और साइज दोनों का सेम है। इस पर जो चार्ज है वो 10 कूलम है और इस पर 0 कूलम चार्ज है। दोनों को हमने क्या किया, दोनों को हमने यहाँ पर देखते हैं, दोनों को हमने क्या किया, दोनों को ऐसे टच कर दिया। अब ये A है और ये B है, तो दोनों को जब टच करेंगे तो अब दोनों को अगर आप हटाते हैं और पूछते हैं कि A और B पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर भी 5 कूलम होगा और इस पर भी 5 कूलम होगा। क्यों, क्योंकि इसका नियम क्या है कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, जैसे मान लीजिए इस पर जो है चार्ज Q1 है और इस पर जो है चार्ज कितना है, Q2 है, तो जब दोनों शेप और साइज में इक्वल होगा तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए Q1 की बात करें A पर तो क्या हो जाएगा, A पर चार्ज की बात करेंगे तो Q1 है 10, देख लीजिए, और B की बात करें तो 0 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा, 5 होगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि शेप और साइज में दोनों सेम है और एक पर चार्ज है एक पर नहीं है, तो दोनों पर क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। लेकिन दोनों पर चार्ज हो तब क्या होगा, अगर दोनों पर भी चार्ज हो तब कितना कितना डिस्टेंस, हम क्या पढ़ रहे हैं कि चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में जो चार्ज होता है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज जो है ट्रांसफर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है 10 कूलम, प्लस का ही है, और इस पर जो है ये है B, इस पर चार्ज है -4 कूलम। इस पर जो चार्ज है वो कितना हो गया, -4 कूलम। स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये साइज और शेप सेम के लिए, अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग आगे चैप्टर्स टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा, यहाँ वो क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर सकते। इस पर है 10 कूलम और इस पर है -4 कूलम, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये एक दूसरे को हमने टच करा दिया, ये हो गया A और ये हो गया B।
तो अब मैं पूछता हूँ कि ए पर कितना चार्ज होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस और यहाँ पर हो गया -4 डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाइए तो उसे डिवाइड कीजिए, तो 6/2 यानी 3। 3 कैसा प्लस का आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, +3 कूलम। अब मैं कहूँ कि बी पर कितना चार्ज होगा, तो बी के लिए भी वही है, दोनों के चार्ज को जोड़िए, 10 प्लस -4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि बी पर जो है वो -4 कूलम है, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को घटा सकते हैं, यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा 6/2, इस पर भी +3 कूलम, तो बी पर भी जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, +3 कूलम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। दोनों प्लस होता तो भी वैसे ही होता, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस होता तो भी। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बी है। अब देखिए यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर जो है वो 10 कूलम है और यहाँ पर जो है वो आपका 4 कूलम दिया हुआ है, तो ए पर कितना होगा, 10 + 4 डिवाइड बाई 2 7 कूलम। बी पर भी उतना ही होगा, सेम। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि शेप और साइज दोनों का क्या है, सेम है, तो आधा आधा जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं क्या बता रहा था कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड होगा उसमें हमेशा जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और जो न्यूट्रल है, तो उसमें जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और न्यूट्रल को जब एक दूसरे को टच करेंगे तो क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, तो हमेशा जो चार्ज्ड बॉडी है उसका जो चार्ज होगा वो कम हो जाएगा। जो चार्ज्ड बॉडी है उसका चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, हमेशा कम हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन मेथड में जो चार्ज्ड बॉडी होगा, जो पहले से एक चार्ज होगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में हम लोग कई बार एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ चार्ज कर सकते हैं और कई बार एक को अकेले भी चार्ज कर सकते हैं। तो पहला लेते हैं चार्जिंग सिंगल ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो सिंगल बॉडी है उसको कैसे चार्ज करेंगे। मान लीजिए पहले से ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पहले से इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक आप ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं इस तरह से, तो हम जानते हैं ये भी कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को तो रिपेल करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या निगेटिवली चार्ज है वो इधर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इधर का भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो भी इधर आ गया, तो यहाँ पर तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसीलिए इस किनारे को हम बोलेंगे कि इस पर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, तो ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्ज और इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। एक बार इस टॉपिक को देख लीजिए, और इस टॉपिक का क्या नाम है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड देख लीजिए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा पानी भी पीना जरूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज, और इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये इस पॉजिटिवली चार्ज से ये बाउंड है। अभी आपके मन में आता होगा कि क्या होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और इसको हम ले लेते हैं बी। चलिए एक और लेते हैं यहीं पर ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम एक नेगेटिवली चार्ज लेकर के आते हैं, ये सी है और ये डी है। इस पर जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है
तो क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, निगेटिव चार्ज थे, उसको रिपेल कर देगा, तो निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इधर आके इकट्ठा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहीं पर आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि कागज़ का जो टुकड़ा है, बाल में जब कंघी करते हैं तो वो छोटे छोटे कागज़ को टुकड़ा को क्या करता है? अट्रैक्ट करने लग जाता है। इसी मेथड से ये कंडक्शन है, यहाँ पर क्या कर रहा है? ये चार्जेस को पोलराइज कर रहा है। देखिए, मान लीजिए ये आपका जो है एक कंघी है, ये आपका कंघी है। इतनी जल्दी तो ऐसा ही बनेगा कंघी, ठीक है। कंघी कम कील ठोका हुआ ज़्यादा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं है, कौन सा बाल सही करना हम लोग। अब इसके ऊपर जो है ना, हम कुछ कागज़ के टुकड़े जो है लेकर के आते हैं, छोटे छोटे हमने कागज़ के टुकड़े लेकर के आए। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा सा कंघी बना देता हूँ, ठीक है। आरी नहीं है, ये कंघी है, और मैं एक बड़ा सा जो है कागज़ का टुकड़ा भी लेता हूँ यहाँ पर। अब होगा क्या कि ये कंघी जो है वो मान लीजिए निगेटिवली चार्ज्ड है, तो क्या करेगा? ये कंघी निगेटिवली चार्ज्ड है समझाने के लिए, और ये जो हमारे पास है ये क्या है? इस पर नो चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ये क्या है? ये हमारे पास न्यूट्रल है। तो होगा क्या कि इसके जो इस पर क्योंकि निगेटिव चार्ज है, जब हम इसको टच करेंगे, जब इसके नज़दीक लेके जाएंगे, कंघी के नज़दीक लेकर के जाएंगे, तो क्या करेगा कि ये निगेटिव अभी दूर ही रहता है तो अट्रैक्ट करने लग जाता है, टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा कि निगेटिव को अपने से दूर भेज देगा, रिपेल कर देगा। तो निगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ, और इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया यहाँ पर। अब आपके मन में आता होगा कि ये निगेटिव और ये निगेटिव एक दूसरे को दूर भी तो भगा रहे हैं, कूलम्स लॉ में भी पढ़ेंगे इसको। तो क्योंकि इस निगेटिव और इस निगेटिव की दूरी क्या है? ज़्यादा है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे से क्या है? कम दूरी पर है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर इनके बीच के रिपल्शन से ये अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसीलिए कागज़ जाके क्या हो जाता है? चिपक जाता है। तो ये हमारे पास ये जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसको हम लोग पोलराइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्यों चिपक रहा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं चार्जिंग बाई जो है वो हमारे पास इंडक्शन है। तो जब हम कंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो उसमें रियल में टच होता है, और जब हम इंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं तो उसमें रियल में टच नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये जो चार्ज है वो बाउंड चार्ज हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है वो बाउंड चार्ज है, ये फ्री चार्ज है। तो अब हम चाहते हैं, अब ऐसा नहीं है, अगर मैं पूछूं कि बी पर जो चार्ज है नेट चार्ज कितना है, अगर मैं पूछूं कि बी पर नेट चार्ज कितना है, तो आप कहोगे कि 0 है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव अलग हुआ है, इससे बाहर कुछ नहीं निकला है। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है इस ऑब्जेक्ट बी का वो भी 0 है, इस डी का जो नेट चार्ज है वो भी कितना है? 0 है। स्टूडेंट्स, अब हमें इसको क्या करना है? चार्ज करना है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम सिंगल बॉडी लेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा बॉडी पर वो हमेशा अपोजिट होगा जो हम लोग चार्ज बॉडी लेकर के आएंगे। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए हैं तो इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा? निगेटिव होगा। इस पॉजिटिव ने इस निगेटिव चार्ज को क्या कर रखा है? होल्ड करके रखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? अर्थिंग कर देंगे। तो क्या होगा कि जो चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसमें से जो सेम समय पर जो है सेम मोमेंट पर ये चार्ज क्या हो जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। असल में ये पॉजिटिव मूव नहीं करता है, इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा, निगेटिव चार्ज इधर से आएगा, इधर से निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आपको मन में आता होगा कि ये क्यों नहीं चला गया? असल में ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है? बांध के रखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अब हमारा होगा। अगर हम इसको अलग कर लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं, और बी को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो अभी जो चार्ज है
या ये जो हमने ग्राउंडिंग जो की अब उसको हटा लेते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मान लीजिए अभी भी ये थोड़ा नज़दीकी है तो ये चार्ज ऐसे दिखेगा, ये हमारे पास है B और ये है A, और दोनों को ज़्यादा ही अलग कर ले एक दूसरे से, इनके बीच का जो है डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हटा लेते हैं A को, तो A को हटा लेंगे तो B कैसे दिखेगा, इस पर जो निगेटिव चार्ज है वो चारों तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ से इसको मैं ग्राउंड कर दूँ तो अर्थ के साथ जोड़ दूँ एक वायर या एक कंडक्टिंग वायर, तो यहाँ से जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अर्थ में चल जाएगा। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्थ में जो है वो चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों तो हम कैसे चार्ज करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। इसको मैं बता दूं आपको कि ये फिर कैसे दिखेगा। ये C था, आइए, तो जब अर्थिंग कर दिया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, अच्छा अर्थिंग का मतलब ही होता है शेयरिंग फ्री चार्जेस विद अर्थ। जब चार्ज को शेयर करते हैं किससे, अर्थ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है C, ये हमारे पास क्या है, C है, और ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो है D। तो C पर कैसा चार्ज था, C पर निगेटिव था, और यहाँ जो एक्सेस चार्ज था वो नीचे चला गया, तो D पर जो है पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे हो जाएगा। ये पॉजिटिव, देखिए जब निगेटिव चार्ज लेकर के आए तो पॉजिटिवली हुआ, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट साथ में रहेंगे तब कैसा होगा। चार्जिंग सिंगल ऑब्जेक्ट, चार्जिंग टू ऑब्जेक्ट्स। देखिए इसमें क्या होगा, देखते हैं। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों, उस केस में भी एक ऐसा हम लोग ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे जो पहले से जो है वो क्या हो, चार्ज्ड हो। एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे जो पहले से ऑलरेडी क्या हो, चार्ज्ड हो। अब यहाँ पर दो हम लोग स्फीयर ले लेते हैं ऐसे, और दोनों को हम लोग एक दूसरे से ऐसे सटा देते। इसका नाम मैं रख देता हूँ A, इसका B और इसका C। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चाहे ये बराबर हो, चाहे इनका शेप और साइज सेम हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साइज डिफरेंट भी हो तो भी जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा और अपोजिट होगा। आइए समझेंगे उसको भी। अब ये जो है इंडक्शन मेथड से, तो यहाँ पर हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के आए जिसको टच तो नहीं करेंगे लेकिन दूर रखेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव, इस पर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इधर से भी जो निगेटिव चार्ज है वो इधर आ गया, तो इधर जो है वो क्या हो गया, डेफिसिट ऑफ निगेटिव चार्ज हो गया। तो इधर हमारे पास हो गया पॉजिटिव। ये A है, ये B है और ये C है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब अर्थिंग या ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी यहाँ पर भी ये जो है वो क्या है, बाउंड चार्ज है, और ये जो है वो क्या है, फ्री चार्ज है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो A है ना, इसको A को ऐसे ही रखेंगे। ये हमारे पास इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके स्टूडेंट्स, और ये रहा हमारे पास B पर जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज ऐसे। तो ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, और हम C को क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे। C को हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो C पर जो है, C पर अलग कर दिया, तो C पर जो है चारों तरफ यहाँ पर समझ लीजिए कि इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो गया। पहले दोनों सटा हुआ था, एक तरफ हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको ऐसे ही रखा हुआ है, तो और उसको हटा लिया। ये है B और ये है C, तो उस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर हो गया निगेटिव चार्ज। अब अगर हम A को भी हटा लें
ए को भी हटा लें तो बी पर जो है वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और सी पर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर ये शेप और साइज में डिफरेंट भी हैं तो भी इस पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग कितना समझे हैं। तो 3 मेथड था, कंडक्शन से और इंडक्शन मेथड से जो है वो चार्ज करने के लिए। वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, इसीलिए मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो कुछ और चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। अगर इतना भी आप समझ गए हैं तो आप बहुत कुछ सीख गए हैं, आप कर सकते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए तो आप आराम से इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 सब्सटेंसेस हैं जो अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। एक है ए और एक है बी और एक है सी। इनका जो मटेरियल है वो सबका अलग अलग है। स्टूडेंट्स, ए और बी को जब रब किया गया, इनको हम ए और बी को क्या किया, आपस में रब किए। ए और बी को आपस में हम लोगों ने रब किया तो उस केस में बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ए पर जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। ध्यान से देखिए, ए और बी को जब रब किया तो बी पर आया पॉजिटिव चार्ज और ए पर आया निगेटिव चार्ज। ये 3 अलग सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग मटेरियल्स के हैं। लेकिन ए और सी को जब रब किया गया, तो सी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ए पर आ गया निगेटिव चार्ज। ए और सी को रब किया गया तो सी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ए पर आ गया निगेटिव चार्ज। ए पर क्या आ गया हमारे पास, निगेटिव चार्ज। अब सवाल ये बनता है कि अगर बी और सी को आपस में रब किया जाए, तो चार्ज ऑन बी क्या होगा? चार्ज ऑन बी, ऑप्शन ए पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑप्शन बी निगेटिव और ऑप्शन सी देयर विल बी नो इफेक्ट। क्या होगा, आप आंसर बता सकते हैं। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि जब ए और बी को रब किया तो बी जो है वो पॉजिटिव हो गया, यानी ए का जो चार्ज है, ए का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम मजबूती के साथ बंधा हुआ है कंपैरिजन टू बी के। तो जब ए और बी को रगड़ा गया तो बी पर जो चार्ज आ गया वो पॉजिटिव आ गया। ए और सी को जब रब किया गया तो सी पर जो है वो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी सी जो है वो, अब देखिए बी और ए को रगड़ रहे हैं, बी और ए को, तो बी पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ए जो है वो कम, ए जो है उसने क्या किया, बी का जो चार्ज है वो कम मजबूती के साथ बंधा हुआ है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। बी पर जो है वो निगेटिव हुआ है, ए पर जो है वो पॉजिटिव हुआ है। अब ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी को रब किया गया तो बी पर निगेटिव आ गया लेकिन ए पर पॉजिटिव आ गया। लेकिन ए और सी को रगड़ा गया तो सी पर पॉजिटिव और ए पर निगेटिव। तो बताना है कि क्या होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। चार्ज ऑन बी क्या होगा। ए और बी में
बी जो है वो मजबूती के साथ है, इसीलिए ए पर पॉजिटिव आया क्योंकि ए से निकल गया इलेक्ट्रॉन। सी और ए में ए मजबूत है, इसीलिए सी से निकला हुआ है। इसका मतलब सी के जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही कम मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए, मैं कहूँ कि ए और बी में किसके इलेक्ट्रॉन्स मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, तो ए का कमजोर है तभी तो ए से निकला है और पॉजिटिव हुआ है। अच्छा, ए और सी में किसका मजबूती से है, तो ए और सी में ए का मजबूती से है, इसीलिए सी से निकला है इलेक्ट्रॉन। तो जिधर से निकल के जाता है उस पर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो बी से कमजोर ए है और ए से कमजोर सी है, तो सी तो बी से भी कमजोर है। तो जब बी और सी को आपस में रब करेंगे, बी और सी को आपस में रब करेंगे, तो क्योंकि सी जो है वो क्या होगा, कमजोर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पर चला जाएगा, बी पर। तो चार्ज जो होगा बी पर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। आप खुद ही बताइए, कमेंट्स में लिख करके अपना आंसर दीजिएगा। अगले वीडियोस में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर सही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप, उसके बेसिक्स पढ़े, एक एक क्वेश्चंस पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने इंसुलेटर और कंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग पे किया। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है कंप्लीट वीडियो में आपको मिल रहा है। तो मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और लेक्चर को जब भी आप सुने तो आप नोट करते जाइए। फिर आपके पास जो भी बुक्स हैं उसमें पढ़िए, अपना एक पर्सनल नोट्स बनाइए, और क्वेश्चंस जो है मैं आपको ऑलरेडी वीडियोस में, जो नेक्स्ट वीडियोज होगा वो हमारा कूलम्स लॉ से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, जो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 04, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक 03। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं। ठंड बहुत है, आप देख सकते हैं कि मैं भी जैकेट पहना हूँ। तो आपने ये पूरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ उससे आप थोड़ा बहुत भी कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो कर सकते हैं मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब, ये मेरे लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।